नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक तरफ कोरोना काल, ऊपर से गर्मी कर रही है बेहाल, लेकिन खबर फास्ट की लगातार ये कोशिश है कि हम हमारे दर्शकों का ख्याल रख सकें। इसी कड़ी में आपसे मुलाकात करवाते हैं कुछ खास हस्तियों से जो कोरोना काल में लॉकडाउन का तो पालन करते ही हैं, इसके साथ ही दूसरे लोगों के लिए भी प्रेरक हैं। आज भी हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जो दारा सिंह के सुपुत्र हैं और जिनका नाम है संजय दारा सिंह। संजय दारा सिंह वो हस्ती हैं जिन्होंने दारा सिंह से कुश्ती के गुर सीखे और पहलवानी में अपना हाथ आजमाया। बदकिस्मती से चोट की वजह से वो अपना करियर आगे नहीं बढ़ा पाए। संजय सिंह ने अमेरिका की जानी मानी यूनिवर्सिटी से रत्न शास्त्र में ग्रेजुएशन किया है। वहीं इसके साथ साथ वो पेशे से वकील हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज हम जिनसे आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो एक रोचक हस्ती हैं। उनसे बातचीत में मजा आने वाला है क्योंकि संजय सिंह अपनी जिंदगी से जुड़े किस्सों के साथ साथ हमें दारा सिंह जी के जीवन से जुड़ी ऐसी बातें भी साझा करेंगे हमारे साथ जिनके बारे में हम और आप शायद ही जानते हों। तो चलिए मिलवाते हैं आपको संजय दारा सिंह जी से। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका खबर फास्ट में। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आप सभी के दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। संजय सिंह जी, जब भी दारा सिंह का जिक्र आता है तो जहन में एक तस्वीर उभरती है और उस तस्वीर में एक ऐसे विशालकाय व्यक्ति का हमारे सामने जहन घूम जाता है, चेहरा घूम जाता है, शरीर घूम जाता है, जिन्होंने अपने कद काठी से, अपने बल से, अपने शौर्य से दुनिया के तमाम बड़े पहलवानों को धूल चटाई। और आपने भी उनसे कुश्ती के गुर सीखे, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है बदकिस्मती ये रही कि आप अपने उस करियर को आगे नहीं बढ़ा पाए चोट की वजह से। लेकिन मुझे इतनी भी जानकारी है कि आपने जब कुश्ती का ये खेल शुरू किया तो आपका जो वजन था वो कोई 40-45 किलो के आसपास था, लेकिन उसके बाद आप 100 किलो के पहलवान बने। लेकिन किस्मत की बात ही कहेंगे कि हर किसी के साथ कुछ ऐसा हो जाता है, सबके साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि वो करना चाहते हैं लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। ये बदकिस्मती रही, किस्मती रही आपकी संजय जी। जी शमशेर जी, एक्चुअली बात ये है कि जब हम घर के ऊपर सेकंड फ्लोर बना रहे थे तो सीमेंट खत्म हो गया अचानक से और मिस्त्री ने ऐसी अर्जेंट एक कट्टा चाहिए और मैं अपनी साइकिल पर, छोटा ही होता था उस टाइम, साइकिल पर लेने के लिए चला गया। मेरा बॉडी वेट था 45 केजी और सीमेंट का कट्टा होता था 50 किलोग्राम का। और मैंने जब उठाया तो वो स्लिप कर गया। तो वहां पर एक फादर साहब के दोस्त थे, सरदार जी, कहते हैं कि पंजाबी में कहा कि प्यो था पहलवान के पुत्र कांगड़ी पहलवान। तो ये बात, ये जो बोली थी, ये जो टोंट था, ये मेरे को बड़ा लगा तो बड़ा शर्म भी आई। तो मैं डैडी को बोला कि डैडी मेरे को पहलवानी करनी है, वजन बढ़ाना है, हार्ड वर्क करना है। तो उन्होंने कहा रहने दे, मजाक कर रहा है, इतने सालों से मैं कहता आ रहा हूँ तुझे, तूने कुछ नहीं किया, अब क्या हुआ। फिर मैंने दादाजी से बात करी, नहीं भाई कि ऐसा ऐसा हो गया और मेरे को वर्जिश करनी है। तो उन्होंने फोन पे कुछ टिप्स दिए, तो डैडी ने मेरे को ट्रेनिंग करवाई। उस दौरान 1000 दंड और 1000 बैठक लगातार ये मारते मारते मैं पहुंच गया जी। और जब 100 दंड लगाए, फिर 100 से 200 हुआ, 500, 1000 हुआ, तो मैं वो रिपोर्ट थी, मैं दादाजी को देता है कि आज भी 500 लगा दिए, आज 600 लगा दिए। कहते ठीक है, 50 दंड बैठक रोज बढ़ाते जाओ। तो ऐसे करते करते 1000 दंड और 1000 बैठक, उसके बाद 10 बार रस्सा चढ़ना, वेट लिफ्टिंग करना, डंबल मारना, लगभग 3.5 घंटे का मेरा वर्कआउट हुआ करता। और उसके बाद खुराक इस तरह की चाहिए, तो तब जाके कहीं 100 किलो वजन हुआ था मेरा। अच्छा, खुराक में क्या क्या आप खाते थे? अक्सर हम देखते हैं पहलवान दूध, बादाम, ये ज्यादा चीजें इस्तेमाल में लेकर आते हैं। आपने क्या खाया कि 40-45 किलो से एकदम से 100 किलो के पहलवान हुए? हालांकि आपने वर्जिश की, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन उसमें खाना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जी, ये खुराक के तौर पर लगभग 3.5 घंटे का मेरा वर्कआउट रहता था और उसके बाद घर आकर 1 किलो दूध के अंदर अंदाजा 150 से 200 ग्राम देसी घी मिला के पी जाता था। ये मेरा एनर्जी ड्रिंक था। और उसके बाद कॉलेज जाते हैं तो लगभग 250 ग्राम, कभी 400 ग्राम पनीर कच्चा लेके वो खा जाते थे। और दोपहर के टाइम जो दोस्त थे मेरे, वो कोई गांव से लस्सी लाया है, किसी के खेत में खीरे हैं, किसी के खेत में गाजर उगी हुई है, वो लेके आया करते, तो शेयरिंग में खाया करते। और शाम के टाइम फिर वर्जिश करना और 1 जग जूस का।
और गर्मी होती जाए तो साथ में अंदाजा 100-150 ग्राम बादाम की ठंडाई बना के पीना। और जब गर्मी आ जाती, गर्मी के अंदर घी पचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ऐसी ऐसी सब्जियां जो कंज्यूम कर लें वो खाना। और एक चीज पूछी मैंने दादाजी से कि आप गर्मियों में घी कैसे कंज्यूम करते थे, तो उन्होंने बताया कि मैं दूध के साथ में ही देसी घी डाल के उसको जमा देता था दही के तौर पे, और उसको रिड़क के लस्सी बना के पी जाता उसकी। तो गर्मियों में मैंने भी ऐसा ही करना शुरू किया और घी अच्छे से कंज्यूम हो जाता था। वर्जिश तो फ्री होती थी तो डाइजेस्ट बहुत अच्छे से हो जाता था जी। तो इस तरह से डाइट रही, साथ में रोटी वगैरह परांठे जो भी घर में बनता है वो खा लेते। लेकिन वो दौर कब आपकी जिंदगी में आया जब आपने सोचा कि अब पहलवान बनने के और उस मैदान में जाकर जौहर दिखाने के बिल्कुल करीब है, लेकिन एक अचानक से घटना घटती है और सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं? ये बात है 27 जनवरी 2006 की। मैं कॉलेज जा रहा था तो रास्ते में कार से एक्सीडेंट हो गया मेरा। मैं बाइक पर था, लगभग 9-10 फुट बाइक शुदा, बाइक के साथ ही मैं हवा में था और नीचे गिरा। तो कई घंटे, 10 घंटे अप्रोक्सीमेट मैं बेहोश रहा। तो होश में आने के बाद पता आया कि मेरे कंधे और कमर के लिगामेंट बस्ट हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, फट चुके हैं। तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि अभी आप कुछ टाइम ये ना करें। तो लगभग 3 साल के बाद मेरे कंधे में प्रॉपर मूवमेंट आई थी। तो तब तक समय गुजर गया, वो दौर गुजर गया, क्योंकि इतने टाइम रेसलिंग से और फिजिकल हार्ड वर्क से अगर आप दूर हो जाते हैं तो वो फॉर्म में आना भी बड़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं आपके कुछ वीडियोस हमारे पास हैं जिसमें हमने देखा कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक गदा आपके हाथ में है, तो वो अब कर पाने में आपको दिक्कत नहीं होती उस तरह की जो नॉर्मल एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, या फिर उसमें भी प्रॉब्लम होती है उस चोट की वजह से? नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। हर तरह की एक्सरसाइज मैं कर सकता हूँ और करता हूँ। इस लॉकडाउन के दौरान भी मैं घर पे अपने बच्चे के साथ छत पे वॉकिंग करता हूँ, घूमता हूँ, उसको भी थकाता हूँ ताकि पसीने आके बच्चा अच्छी डाइट ले और उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाए ताकि इस भयंकर बीमारी से बच सके। और मैं अभी भी लगभग 300-350 दंड बैठक रोज लगा रहा हूँ। और उसके बाद आपने शायद जो वीडियो में दिखा रहे हैं कि जो ये रोड उठाई हुई है, मैंने ये रोड अब के नहीं, ये रोड किसी जमाने में दारा सिंह जी यूज किया करते और उनसे पापा के पास है, फिर फादर साहब से मैंने ली जी। तो कभी कभी मैं वो यूज करता हूँ, अच्छा लगता है, एक यादें जुड़ी हुई है उस चीज से, उस इंस्ट्रूमेंट से। गदा भी हम देख रहे हैं उस फोटो में, गदा भी आपके हाथ में, वो कौन सी है? ये भी उन्हीं की है। हाँ जी। ये किसी न किसी फिल्म में यूज की है उन्होंने। तो वो जब मैं चंडीगढ़ घर पे गया हुआ था तो बिंदु चाचा जी और के पास ये वहाँ रखी हुई थी, तो मैंने उठा के कहा जी फोटो जरूर खींचो, ये यादें हैं, ये एक विरासत है, ये यादें हैं ये। अच्छा, इसके साथ साथ उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई बातों की, उनसे जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, उनके बारे में दुनिया में जितनी भी इस वक्त चर्चाएं हैं वो यही है कि वो बड़े बलशाली थे, ताकत के धनी थे और बात के पक्के थे। ये तमाम चीजें उनके बारे में सुनी, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो अंदर की बातें होती है वो परिवार का सदस्य बता सकता है। उनके स्वभाव के बारे में जानना चाहें आपसे। एक तो परिवार के लोगों के साथ स्वभाव कैसा था, आम जिंदगी में वो कैसे थे, क्या उनकी ऐसी शिक्षाएं हैं जिनको आज भी आप या आपके परिवार के लोग फॉलो करते हैं? जी, सबसे पहली बड़ी बात, वो बहुत ईमानदार और अपने देश से और देशवासियों से बड़ा प्यार करते थे। मुझे उनकी 2 घटनाएं बड़ी याद हैं। कि एक दिन मैंने देखा कि एक रूम में गए, उन्होंने बिजली का स्विच ऑन किया, काम खत्म होके बंद करके उस रूम से बाहर आ गए। थोड़ी देर बाद फिर उसी रूम में गए, फिर स्विच ऑन किया, ऑफ करके फिर बाहर वापस काम खत्म करके आ गए। तो मैंने पूछा कि जब जाना ही था तो बंद क्यों किया? तो वो बोलने लगे कि इस देश के अंदर, हमारे देश के अंदर आज के समय में बिजली की बड़ी कमी है और ये मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि किसी और जरूरतमंद के काम आए। तो वो बात ऐसी दिमाग में, दिल में घर कर गई कि उसके बाद से मैं भी उसी को फॉलो करने लगा कि रूम में जितनी देर बैठे हैं बिजली चलाओ, वो इंस्ट्रूमेंट का यूज करो
और फिर बंद कर दो ताकि किसी और के काम आ सके। इस कॉन्सेप्ट को मैंने सिर्फ इस स्विच तक ही नहीं, जीवन में हर जगह पे यूज किया कि जिस चीज की जितनी जरूरत है उतना ही करो, बाकी दूसरे के लिए छोड़ दो। और इसके साथ साथ एक चीज और बताना चाहूंगा, एक किस्सा आपको, कि जनरली पूछा करते कि ऐसी कौन सी शिक्षा आप हमें देंगे कि जो जीवन भर हमारे काम आए जी। तो वो कहा करते कि मैंने जीवन में हमेशा इज्जत कमाने पे ही ध्यान दिया है, पैसे पे कभी ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने इस बात को बड़ा अच्छे डिस्क्राइब करते हुए खोल के कहा कि इंसान जीवन में पैसा किस लिए कमाता है, इज्जत के लिए ना जी। तो कहते हैं आप इज्जत पहले कमा लो, पैसा अपने आप आ जाएगा। तो उनके इस सोच को, विचार को पूरे परिवार ने फॉलो किया। जिसने भी उसको सुना उन्होंने उसको फॉलो करने की कोशिश की कि आदमी पैसा कमाता किस लिए, इज्जत के लिए। तो इज्जत कमा लो पहले, पैसा अपने आप आ जाएगा। बिल्कुल। इज्जत कमाइए, इज्जतदार बने। तो मैंने पूछा कि इज्जत कैसे कमाए, तो उन्होंने कहा कि लोगों के साथ जुड़ के रहो, उनको अपने साथ जोड़ के रखो और अपनी जो वैल्यू है अपने विचारों से बनाओ, अपने व्यवहार से बनाओ, ना कि अपनी एक्सेसरी से। तो इस चीज को मैंने उनकी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होते देखा कि वो कहीं जा रहे हैं तो वो पैदल भी चले जाते, वो साइकिल पे भी चले जाते, वो गाड़ी में भी चले जाते जी। तो कहते मेरी वैल्यू मेरे विचारों से है, मेरी एक्सेसरी से नहीं। तो इस चीज को हमने बड़ा जीवन में फॉलो किया और वाकई में जो जीवन है वो सरल भी हो गया और सहज भी हो गया। बहुत तो बड़ी यही बात। शिक्षा, यही संस्कार मैं अपने बच्चे को भी दे रहा हूँ। अच्छा, उनके बारे में ये हमने सुना है कि अक्सर हम देखते हैं, आज की फिल्मों में देखते हैं, हम आज पहलवानी के दौर में देखते हैं, नुमाइश बड़ी होती है, अपने शरीर को दिखाने का एक चलन सा हो गया है। लेकिन उनके बारे में सुना हमने कि वो जब कभी डिमांड होती थी शॉट की या फिर समय की, तब तो जरूर जो है उन्होंने अपने जैसे कपड़े उतारे, उस कॉस्ट्यूम में आए जिसमें जरूरत थी। लेकिन वैसे आम जिंदगी में हम देखते हैं कि पूरे अच्छे तरीके से अपना पूरा शरीर, अपना तन ढाक कर रखते थे। इसके पीछे क्या मानते थे वो? इसके पीछे ये क्वेश्चन मैंने किया उनसे, तो उन्होंने बड़ा ही विनम्रता और बड़े ही सरल स्वभाव से जवाब दिया कि शॉर्ट में, फिल्म में तो चलो मजबूरी है, सीन ही ऐसा है। असल लाइफ में कहते जब हम यंग हुआ करते, नौजवान थे, तो बहुत मेहनत करी, हार्ड वर्क की, तो कभी भी स्लीवलेस शर्ट या टी शर्ट नहीं पहने, हमेशा पूरी बाजू के कपड़े पहना करते। कहता नजर लग जाती है, और नजर लगी या किसी ने नजर लगा दी, जो भी लगा लीजिए व्हाटएवर, तो कहता कि अगर आपका एक दिन भी आपका मेहनत के बिना गुजर जाता है तो आप कई दिन तक पीछे हो जाएंगे जी। तो इसलिए वो चाहते थे कि मेरी परफॉर्मेंस ही रिंग के अंदर आए और अदरवाइज मैं पूरा ढक के रखूं, क्योंकि मैं पहलवान हूँ तो वो अखाड़े का पहलवान हूँ। आम जीवन में तो मैं आम लोगों की तरह आम नागरिक ही हूँ। तो यही विचारधारा हम लोगों ने भी अपनाई कि कभी भी स्लीवलेस या स्किन टाइट कभी नहीं पहने। जब भी पहना फुल बाजू की या हाफ बाजू की पहनी की, उसमें मर्यादाएं में रहते हुए हम अपना जीवन जी सके। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही और उसका आप पालन करते हैं, फॉलो करते हैं। लेकिन नजर आपके करियर पर भी लगी और आपने हार नहीं मानी। आपने रत्न शास्त्र में अमेरिका जाकर के ग्रेजुएशन किया, ये मुझे जानकारी है। दूसरा, पेशे से आप वकील हैं। तो एक साथ ये सारी चीजें, वो एक दौर था, वो चला गया, लेकिन उसके बाद आपने भी हार नहीं मानी। ये आपका जज्बा, जुनून, ये कैसे आपने तैयार किया अपने आप को इसके लिए कि एकदम से पहलवानी छोड़कर उसने, ये कहूं कि नजर ही लगी थी, नजर लगने की बात कहेंगे, फिर अचानक से परिवर्तन हुआ? ये इसके पीछे भी एक किस्सा है कि बहुत पुरानी बात है कि फादर साहब कोई डायमंड की रिंग लेने चले गए मदर के लिए। तो पापा को वो बोलने लगे कि पहलवान जी आपको क्या पता कि ये हीरा है। तो पापा के माइंड में ये बात घर कर गई। कहते हैं भाई पहलवान को ये मोटा दिमाग का समझता है, फिर में पहलवान में आम आदमी से ज्यादा दिमाग है अगर वो प्रॉपर इस्तेमाल करता है तो। क्योंकि दूसरे पहलवान की नजर देख के भाप जाता है कि ये पहलवान कहाँ दाव लगाएगा,
कौन सा दाव लगाएगा, बिल्कुल। उस दाव की कौन सी काट है, और दाव काट से मुझे कौन सा नया दाव उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके उसको चित्त करना है। विद इन 1 और 2 सेकंड जो पहलवान इतनी जल्दी सोच सकता है, उसकी फ्रिक्वेंसी इतनी शार्प है, तो वो मोटे दिमाग का कभी नहीं हो सकता। तो क्या फादर साहब को उनके गुरु जी बनाए मास्टर राजेंद्र भोला जी, उससे उन्होंने सीखा और उन्होंने इस ट्रैक पे चढ़ाया कि आप ये काम तो करो। तो उन्होंने फादर साहब इस काम में, डायमंड के काम में आगे, फिर मैंने भी इस काम को किया साथ में। और फिर जब पता लगा कि इसमें जेमोलॉजी में एक कोर्स होता है, ग्रेजुएट जेमोलॉजिस्ट, जो कि वर्ल्ड का बेस्ट इंस्टीट्यूट है GIA, वहां से होता है। तो फिर मैंने उस इंस्टीट्यूट से ये कोर्स किया और ग्रेजुएट जेमोलॉजिस्ट की जो डिग्री होती है वो मैंने हासिल की। उसके साथ साथ फिर भी मन नहीं भरा कि कुछ ना कुछ एजुकेशन चलती रहे, इसलिए मैंने लॉ की तो फिर मैं प्रोफेशनली उसको प्रैक्टिस में आया। तो ये कहता कि कुश्ती को जीवन से कभी नहीं निकाल पाया, वो मेरे खून में है, मेरी आत्मा में है, और जब तक हूँ तब तक रहेगी। तो ये अब आप मानकर चल रहे हैं कि परिवार में आपने अपने संतान में से उस चीज के लिए तैयार करना है, वो आपका अपना एक सपना था, पूरा नहीं हुआ, या फिर बच्चों पर छोड़ देंगे? नहीं, जर्नली दादाजी से भी एक सवाल करते थे कि आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हो, तो वो एक सवाल का जवाब बड़े ही प्यार से कहते कि मैं उनको एक बहुत अच्छा इंसान बनाना चाहता हूँ, जो उनके प्रारब्ध होंगे उस हिसाब से उस प्रोफेशनल लाइफ को ज्वाइन करेंगे। तो यही चीज मैं भी कहता हूँ कि मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करूंगा। बाकी जो उसके प्रारब्ध होंगे, उसकी किस्मत होगी, वो उस लाइन में चला जाएगा, उसको सपोर्ट करेंगे उसमें। बिल्कुल। एक रत्न शास्त्र को लेकर बात हुई, आपके कोर्स को लेकर, तो वो किस तरह से उपयोगी? अक्सर हम देखते हैं कि लोग इस चीज को अंधविश्वास मान लेते हैं, लेकिन हकीकत में विज्ञान से जुड़ा हुआ पक्ष है, ये पहलू है, इसको कैसे आप देखते हैं? एक्चुअली मेरे एक दोस्त डॉक्टर अरुण मास्को से जब MD कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे को फोन करके बोला कि एक एक इसमें करोड़ चिकित्सा होती है, रंगों से इलाज किया जाता है उसमें। तो उसमें बोला कि भाई एक फला कलर की, पर्टिकुलर कलर की ग्लास की बोतल के अंदर पानी भर के रखिए और सन रेज में रखिए और कुछ टाइम बाद उसको यूज कीजिए, तो पर्टिकुलर डिजीज पे पॉजिटिव इफेक्ट डालती है जी। तो दिस इज अ नेचुरल ग्लास क्रिएटेड बाय नेचर। तो डायरेक्ट सप्लाई आप अंगूठी में, रिंग में डालते हैं, जैसे भी डालते हैं, जो लोग बताते हैं इस बारे में, और वो उनको पॉजिटिव इफेक्ट होता है। तो ये साइंस है, बट समय के साथ साथ बहुत से लोगों ने साइंस का मिसयूज करके इसको अंधविश्वास में कन्वर्ट कर दिया, जिससे बहुत से लोग उसको अंधविश्वास में मानते हैं। एक्चुअली ये साइंस है ये। बहुत बढ़िया आपने बताया, लेकिन हम जाते जाते ये भी आपसे पूछना चाहेंगे चलते चलते कि कोरोना के इस दौर में कैसे लोग रहें, क्योंकि आपने उन व्यक्ति से सीखा है, एक ऐसी हस्ती से सीखा है, और आपके अंदर वो विचार हैं, वो सोच है जो हम चाहते हैं कि वो और लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? पवित्र गुरु ग्रंथ साहब की पवित्र गुरुबाणी में लिखा हुआ है, जो ब्रह्मंडे सो ही पिंडे, जिन खोजे तिन पाए। जो कुछ भी संसार में दिखाई देता है वो सब हमारे शरीर में है, और जिसने इसकी खोज की है उसने उसको प्राप्त भी किया है जी। हमारे हर सवाल का जवाब अध्यात्म में है। हमारी बॉडी, सबसे पहले तो इसी ने इस खतरनाक बीमारी से लड़ना है। तो मैं यही कहूंगा इसका आध्यात्मिक जो जवाब कि सबसे पहले तो हमारे शरीर में ही लड़ना है, उसकी आंतरिक शक्ति नहीं इस बीमारी से लड़ना है। तो सबसे पहले हो सके अपने बच्चों को, बुजुर्गों को टाइम दो, उनके साथ खेलो, मस्ती करो, पॉजिटिव रखो उनको, फिजिकल वर्कआउट, हार्ड वर्क करो, पसीना निकालो, चाहे वो घर की छत पे कैसे भी करो। मैं भी दंड बैठक लगा के निकाल रहा हूँ, पसीना निकाल रहा हूँ, दंड बैठक करके हार्ड वर्क कर रहा हूँ। तो उससे क्या कि भूख भी लगेगी, भरपूर नींद लो और अच्छी डाइट लीजिए। ये आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करेगा और आप आंतरिक तौर पर सबसे पहले उस बीमारी से लड़ने के योग्य हो जाए। जब आदमी आंतरिक तौर पर इसको हरा देगा तो बीमार होना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं यही कहूंगा कि अच्छा खाइए, अच्छा हार्ड वर्क कीजिए, पॉजिटिव रहिए और दूसरों को पॉजिटिव कीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय दारा सिंह जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें।
नमस्कार। नमस्कार। तो आप बात कर रहे थे संजय दारा सिंह जी से, जिन्होंने अपने जीवन के जुड़े किस्से बताए, साथ साथ में उन्होंने हमें ये भी बताया कि हिंदुस्तान के महानतम पहलवान दारा सिंह जी, उनके जीवन से जुड़ी कुछ यादें जो उनके पास हैं, उन्होंने उनके साथ वक्त बिताया तो हमें बेहतर तरीके से समझा पाए। साथ साथ ये भी कहा कि अगर हम पॉजिटिव रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं, तो फिर चाहे कोई बीमारी क्यों ना हो, उससे हम लड़ सकते हैं। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।